हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर बात की थी व्हाट इज प्रोसेस एंड लाइफ साइकिल्स, ठीक है। उसके अंदर हमने कई सारे प्रोसेसेस के स्टेट्स की भी बात की थी और बीच बीच में वहाँ पर हम एक टर्म भी सुना करते थे, शेड्यूलर, ठीक है। तो व्हाट इज शेड्यूलर और कौन कौन से टाइप के शेड्यूलिंग प्रोसेस होती है वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आज हम कितने कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका मैं और ही बता दूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो पढ़ेंगे, ठीक है। शेड्यूलिंग क्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स कितने कितने होते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली कंटेक्स्ट स्विच, यूनिप्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या होता है, एल्गोरिथम इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम आगे आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। यहाँ पर आप देखिए, द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट and should be moved to the running state. It is known as the process scheduling. ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने अभी भी बोला, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोसेस के कुछ स्टेट्स देखेंगे, राइट। वहाँ पर हमने देखा था प्रोसेस की लाइफ साइकिल कितनी होती है, कितने कितने टाइप्स के अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो वहाँ पर हमने दो स्टेट्स को देखा था, एक था रेडी स्टेट और दूसरा था रनिंग स्टेट। तो यहाँ पर यही है, देखिए, द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इन द रेडी स्टेट। देखिए, अभी फिलहाल कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट में है और आगे रनिंग स्टेट के अंदर जाने के लिए रेडी है, उसी एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग को आप बोलोगे प्रोसेस शेड्यूलिंग करना। देखिए, रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट के अंदर मूव करना, वही प्रोसेस को आप बोलोगे प्रोसेस शेड्यूलिंग करना। कब किस प्रोसेस को आप रनिंग स्टेट के अंदर भेज सकते हो फ्रॉम द रनिंग रेडी स्टेट, इसी को आप बोलोगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। क्लियर। अब देखिए, द प्राइम एम ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम is to keep the CPU busy all the time and to deliver minimum response time for all programs। देखिए, यहाँ पर उसका मेन प्राइम एम ही यही है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग टाइम को जितना हो सके उतना लो रखा जाए, ठीक है। टू कीप द CPU बिजी ऑल द टाइम, CPU को ईच एंड एवरी टाइम बिजी रखा जाए ताकि वो रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम मिनिमम डिलीवरी टाइम के अंदर परफॉर्म कर सके, ठीक है, फॉर ऑल द प्रोग्राम्स। हाँ, for achieving this, the CPU scheduler must apply appropriate rules for swapping process in and out of CPU। मतलब कि यही वाला गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जितना हो सके उतना मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम डिलीवर करने के लिए कुछ शेड्यूलर को अपने अप्रोप्रिएट रूल्स या फिर एल्गोरिथम्स भी परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि वो CPU के अंदर कौन सी प्रोसेस को इन कर सके और आउट कर सके, यानी कि स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेस कर सके CPU के अंदर, ठीक है। तो यही उसका मेन एजेंडा होता है, उसका मेन प्राइम एम ही यही होता है, समझ रहे हो। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग करना, अगेन ओवरव्यू क्या है, रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट के अंदर भेजना किसी प्रोसेस को जो कि रनिंग स्टेट के अंदर रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्लीटली रेडी है। तो उसी एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोसेस को आप बोलोगे प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारा मेन एजेंडा क्या रहेगा, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम को जितना हो सके उतना कम रखा जाए, मिनिमम रखा जाए बाय बीजिंग CPU, ओके। और हाँ, स्वैपिंग प्रोसेसर्स की, यानी कि CPU के अंदर इन करना और उसके अंदर से आउट करना, वो भी शेड्यूलर को ही डिसाइड करना होगा बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट रूल्स। क्लियर। चलिए, तो ये हमने समझा व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब हम बात करेंगे शेड्यूलिंग क्यूज के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली शेड्यूलिंग क्यूज। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो ऑल प्रोसेसेस अपॉन एंटरिंग इनटू द सिस्टम आर स्टोर्ड इन द जॉब क्यू। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर होती है, ठीक है, वो सबसे पहले स्टोर की जाती है जॉब क्यू के अंदर। प्रोसेसेस इन द रेडी स्टेट आर प्लेस्ड इन द रेडी क्यू। जितनी भी प्रोसेस रेडी स्टेट के अंदर होती है, और अब मैंने सीख लिया था ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर कि रेडी स्टेट के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती है, राइट। तो वो मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जैक्टली किस जगह पर होगी, तो वहां पर भी एक क्यू होता है जहाँ, जिसको हम बोलेंगे रेडी क्यू, ठीक है। तो रेडी क्यू कहाँ पे होता है, रेडी स्टेट के अंदर होता है, और वहीं पर सभी प्रोसेसेस प्लेस की जाती है। क्लियर। अब देखिए, प्रोसेसेस वेटिंग फॉर अ डिवाइस टू बिकम अवेलेबल आर प्लेस्ड इन द डिवाइसेस क्यू, ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती है जिसको कोई एक्सटर्नल IO इवेंट हैपन करने के लिए वेट कर रही होती है, ठीक है, उसको अकर करने के लिए वेट कर रही होती है, तब भी वो अवेलेबल होती है। तो ऐसी प्रोसेसेस अवेलेबल तो होती है, लेकिन वो रेडी क्यू के अंदर अवेलेबल नहीं होती, वो एक और नए क्यू के अंदर अवेलेबल होती है, जिसको हम बोलेंगे डिवाइस क्यूज, ठीक है। देयर आर यूनिक डिवाइस क्यूज अवेलेबल फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस।
बेस्ड ऑन IO डिवाइसेस, यहाँ पर आपको डिवाइस क्यूज नंबर ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है, यूनिक ईच एंड एवरी डिवाइस के बेस पर। क्लियर? तो अगेन 3 टाइप के हमने यहाँ पर क्यू देखे, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। फिर से बता रहा हूँ मैं, जो भी प्रोसेस है जो कि सिस्टम के अंदर फर्स्ट टाइम आ रही है वो स्टोर की जाती है जॉब क्यू के अंदर, ठीक है। ऐसी स्टेट्स, ऐसी प्रोसेसेस जो कि रेडी स्टेट के अंदर प्लेस की जाती है, ठीक है, सभी प्रोसेस जो कि न्यू स्टेट में से आ रही है रेडी स्टेट के अंदर, तो वो सभी स्टेट रेडी स्टेट के अंदर आती है, वो सभी प्रोसेसेस रेडी स्टेट के अंदर आती है, लेकिन वो वहां पर किस जगह पर एग्जैक्टली स्टोर की जाती है, प्लेस की जाती है, रेडी क्यू के अंदर। और नेक्स्ट हमने समझा डिवाइस क्यू, जिसके अंदर ऐसी प्रोसेसेस होगी जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ एक्सटर्नल IO इवेंट का वेट कर रही है, ठीक है। तो 3 टाइप के हमने क्यूज देखे। चलिए अब यहाँ पर अगेन यही दिखा रहा है, अ न्यू प्रोसेस इज इनिशियली पुट इन द रेडी क्यू, ठीक है। नई प्रोसेस जब भी आती है तो सबसे पहले कहाँ पे रखी जाती है, रेडी क्यू के अंदर। इट वेट्स इन द रेडी क्यू अंटिल इट इज सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन और डिस्पैच्ड। रेडी क्यू के अंदर कई सारी प्रोसेसेस होती है, वो तब तक वहीं पर रहती है और वेट करती है जब तक कि उसकी बारी ना आ जाए एग्जीक्यूट होने के लिए। क्लियर? वंस द प्रोसेस इज असाइन्ड टू द CPU and is executing, one of the following several events can occur। अगर वो प्रोसेस सिलेक्ट की जाती है बाय द CPU फॉर एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होने भी लगती है, तब इनमें से कई सारे इवेंट्स अकर हो सकती है। कितने इवेंट्स यहाँ पर लिस्ट डाउन की गई है, देखिए। सपोज केस नंबर 1 की बात करें तो वो प्रोसेस कुड इश्यू एन IO रिक्वेस्ट एंड देन बी प्लेस्ड इन द IO क्यू। वो प्रोसेस जो फिलहाल रन हो रही है, ठीक है, वो रनिंग स्टेट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है रेडी क्यू में से, वो फिलहाल एक्चुअली में एग्जीक्यूशन हो रही है उस प्रोसेस का, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, एक इश्यू क्रिएट कर सकती है IO रिक्वेस्ट के जरिए। तो फिर वो प्रोसेस जो फिलहाल रन हो रही थी वो मूव हो जाएगी IO क्यू के अंदर, इनपुट आउटपुट क्यू के अंदर। ये पहला केस सिनेरियो हो सकता है। अगर मैं दूसरा केस सिनेरियो की बात करूं तो वहां पर क्या हो सकता है, द प्रोसेस कुड क्रिएट अ न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर इट टर्मिनेशन। वो प्रोसेस जो कि फिलहाल ऑलरेडी रनिंग मोड में, वो अपने अंडर एज ए चाइल्ड प्रोसेस एक न्यू सब प्रोसेस क्रिएट कर सकती है और वो फिर उस प्रोसेस का टर्मिनेशन का वेट करती है। तो ये भी एक केस सिनेरियो हो सकता है। तीसरा केस सिनेरियो क्या है, प्रोसेस कुड बी रिमूव्ड फोर्सिबली फ्रॉम द CPU एज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरप्ट एंड बी पुट बैक इन द रेडी क्यू। किसी इंटरप्ट की वजह से आपकी जो प्रोसेस थी वो फोर्सिबली यानी कि फोर्सफुली CPU में से रिमूव हो सकती है और बैक अगेन वो रेडी क्यू के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 हुआ, समझे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी सिनारियो आपके सामने रखे गए, केस 1, केस 2 और केस 3। और ये सभी केस सिनारियो कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, किस कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, जब भी आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगी, एग्जीक्यूशन कर रही होगी, तब इन तीनों में से कोई एक केस सिनेरियो अकर हो सकता है। ये मैंने आपको बताया। या तो आपकी रनिंग प्रोसेस कोई IO रिक्वेस्ट के जरिए IO क्यू के अंदर चली जाएगी, ठीक है, या तो वो अपनी एक और नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगी और टर्मिनेशन का वेट करेगी, या फिर किसी इंटरप्ट की वजह से वो जो रनिंग प्रोसेस थी वो अगेन टर्मिनेट हो जाएगी और रेडी क्यू के अंदर बैक अगेन चली जाएगी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है जब भी आपकी प्रोसेस रनिंग होती है तब। क्लियर? चलो अब मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम दिखाऊंगा। इस डायग्राम का नाम है क्यूइंग डायग्राम। जो भी हमने अभी बात की, ठीक है, क्यूज की, वो सबसे पहले यहाँ पर किस तरह से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे, ठीक है, वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नई प्रोसेस एंटर करती है, तो हमने अभी भी बात की, वो रेडी क्यू के अंदर आती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी प्रोसेस सभी जो है वो रेडी स्टेट के अंदर होती है। क्लियर? तो कई सारी प्रोसेसेस यहाँ पर हो सकती है 1 बाय 1। उनमें से किसी एक प्रोसेस को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है CPU के थ्रू, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाती है। अगर वो यहाँ पर किसी रीजन की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज थी, राइट। तो वो तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिखाई गई है। एक और भी पॉसिबिलिटी दिखा दी है। देखिए हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट होते होते कोई इंटरप्ट आया, ठीक है, तो वो चली जाएगी लास्ट केस के अंदर, यहाँ पर वेट फॉर एन इंटरप्ट। और अगर कोई इंटरप्ट आया तो फिर वो अगेन रेडी क्यू के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये हमने केस नंबर 3 की बात की। अगर केस नंबर 2 की बात करें या फिर केस नंबर 1 की बात करें, तो प्रोसेस जब भी आपकी रनिंग मोड के अंदर थी तो वो मे भी कोई IO रिक्वेस्ट कर सकती है। तो अगर उसने IO रिक्वेस्ट की, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की, तो फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन मोड में से निकल जाएगी और वो चली जाएगी IO क्यू के अंदर, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्यू किसी IO इवेंट का वो अकर करेगी, ठीक है, वेट करेगी
जैसे कोई स्पेसिफिक आईओ इवेंट अगर हो जाती है फिर वो अगेन चली जाएगी रेडी क्यू के अंदर। क्लियर? और हमने केस नंबर 2 का भी बात किया था, ठीक है, कि अगर वो प्रोसेस जो कि हाल में रनिंग में उन्होंने अगर एक नई सब प्रोसेस क्रिएट की, यानी कि उसको टेक्निकली हम बोलेंगे फोर्क अ चाइल्ड, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी ये जो रनिंग प्रोसेस थी उसकी एक नई चाइल्ड प्रोसेस, एक न्यू सब प्रोसेस क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर वही स्टेट को दिखाया गया है, चाइल्ड एग्जीक्यूट्स, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, अगेन रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा जब तक कि उसके आगे की रन हो रही होगी प्रोसेस वो खत्म नहीं हो जाती तब तक। और एक और नया चौथा केस भी आपको यहाँ पर दिखा गया है, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को रन होने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टाइम चाहिए था उस टाइम को वो अबोव चले जाता है, यानी कि उस टाइम के अंदर वो प्रोसेस खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो प्रोसेस खत्म नहीं हो पाई, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, ठीक है, तो उसको असाइन किए गए टाइम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, एक्सपायर हो गया। तो मतलब कि वो प्रोसेस रन नहीं हो सकी, इसलिए वो अगेन रेडी क्यू के अंदर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ सिनारियोस पॉसिबल है जब भी आपकी प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर होती है। तब अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगी और टर्मिनेट स्टेट के अंदर चली जाएगी। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो यहाँ पर सभी टाइप्स के क्यूज मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, यूजिंग दिस क्यूइंग डायग्राम। क्लियर? तो इसको भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। और इसी को समझते समझते हमने ये थियोरेटिकली भी बात की, ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शेड्यूलिंग क्यूज का एक और टॉपिक। अ प्रोसेस कंटिन्यूज दिस साइकिल अंटिल इट टर्मिनेट्स। तो हाँ, मैंने अभी भी बताया ये प्रोसेस चलती ही जाएगी साइकिल, जब तक कि वो यहाँ से सक्सेसफुल टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक। क्लियर? तो मैंने यहीं पर लिखा है वैसे। हाँ, एट विच टाइम इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज एंड हैज इट्स PCB एंड रिसोर्सेज डीएलोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया कि जब तक सभी क्यूज में से आपकी प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, और सभी क्यूज अगर एम्प्टी हो जाते हैं तो फिर उसके साथ एलोकेट किए गए PCBs और रिसोर्सेस अगेन रिलीज किए जाएंगे, यानी कि डीएलोकेट फ्री किए जाएंगे। क्लियर? ताकि दूसरी कोई भी प्रोसेस जिसकी अब नई बारी आती है एग्जीक्यूट होने की, उसको वो एलोकेट कर सके। क्लियर? तो PCB तो आप जानती हो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और मेमोरी रिसोर्सेस, ठीक है, वो अब अगेन फ्री हो गए, डिलीट हो गए। ओके, चलिए, तो ये हमने समझा शेड्यूलिंग क्यूज का वर्किंग। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर शेड्यूलिंग की बात की थी। ठीक है, शेड्यूलर हमने 3 टाइप के देखे थे, LTS, STS और MTS ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ टर्म को पढ़ा था। हमने तब बोला था कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे, तो हम आज बात करने वाले हैं एग्जैक्टली क्या है ये तीनों शेड्यूलर्स और किस तरह से काम करते हैं वो। ठीक है, तो अगेन हमारे पास 3 टाइप्स के शेड्यूलर है। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको आप LTS भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म के अंदर। दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर STS। तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर यानी कि MTS। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे LTS की, यानी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, लॉन्ग टर्म या फिर जॉब शेड्यूलर इट ब्रिंग्स द न्यू प्रोसेस टू द रेडी स्टेट। ठीक है, याद कीजिए प्रोसेस लाइफ साइकिल, वहां पर सबसे पहला स्टेट क्या था, न्यू स्टेट। न्यू के बाद आता था रेडी स्टेट। तो न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस को लाने का काम कौन करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सिंपल। ठीक है, तो इसको जॉब शेड्यूलर भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम। क्लियर? अगेन फिर से बता रहा हूं मैं, न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस को लाने का काम कौन करेगा, हमारा LTS या फिर जॉब शेड्यूलर। क्लियर? इट कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन रेडी स्टेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब क्योंकि हमारा LTS का काम ही है नई प्रोसेस को रेडी स्टेट के अंदर पहुंचाना, ठीक है, तो रेडी स्टेट के अंदर हम सभी को मालूम है अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती है, कितनी भी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस चेक कर सकता है वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको ही बोला जाता है कंट्रोलिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये भी जॉब शेड्यूलर का काम है, LTS का काम है। ठीक है, और हाँ, LTS रन्स लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, LTS जो है वो एज कंपेयर टू एनी अदर शेड्यूलर बहुत ही कम बार एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका काम ही यही है ना कि न्यू प्रोसेस को रेडी स्टेट के अंदर लाना। लेकिन न्यू प्रोसेस जब बनेगी तब वो ला पाएगा ना। न्यू प्रोसेस लाइफ टाइम थोड़ी ना ऑटोमेटिक बनती है, वो तो डिपेंड्स करता है सिस्टम पर या फिर यूजर एक्टिविटी पर।
तो इसलिए LTS बहुत ही लेस टाइम ऑफ फ्रिक्वेंटली रन होता है। क्लियर? चलिए, अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स डिसाइड which program must get into the job queue. From the job queue, the job processor selects process and loads them into the memory for execution. Primary aim of the job scheduler is to maintain a good degree of multi-programming. Again यहाँ पर वही बात की गई है, डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग को मेंटेन रखना है जॉब शेड्यूलर को, यानी कि LTS को। बट LTS अगेन डिसाइड करेगा कौन सा प्रोग्राम जॉब क्यू के अंदर रखना है। ठीक है, और अगर जॉब क्यू फिलअप हो गया, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस आने लगी, तो फिर जॉब क्यू में से एक अगेन नया टर्म आया हमारे पास, जॉब प्रोसेसर। ठीक है, तो जॉब प्रोसेसर का क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि वो प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और लोड करता है मेमोरी के अंदर ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, जॉब क्यू के अंदर कई सारी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन उसमें से वन बाय वन सभी प्रोसेस को सिलेक्ट करने का काम और मेमोरी के अंदर लोड करके एग्जीक्यूट करने का काम वो कौन करेगा? जॉब प्रोसेसर करेगा। क्लियर? तो अगेन LTS के अंदर एक नए टर्म को हमने सीखा, जॉब प्रोसेसर। क्लियर? तो ये हमने बात की डिटेल के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोसेसर या फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो कि किस तरह से न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस को डिस्पैच करता है, लोड करता है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, जिसको आप बोल सकते हो शॉर्ट में STS। दिस इज ऑल्सो नोन एज CPU शेड्यूलर एंड रन्स वेरी फ्रिक्वेंटली। ध्यान दीजिएगा, दोनों के भी दो नाम है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का हमने नया नाम सीखा है जॉब शेड्यूलर, इसी तरह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम है CPU शेड्यूलर, और ये कई दफ़ा चलता है एज कम्पेयर टू LTS। LTS लो फ्रिक्वेंटली चलता है, जबकि ये बार बार चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रन्स वेरी फ्रिक्वेंटली। क्लियर? तो इसका काम क्या है? देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ द शेड्यूलर इज टू एनहांस CPU परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोसेस एग्जीक्यूशन रेट। इतनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसका रेशियो क्या है, उसको इंक्रीज करने का काम वो है CPU शेड्यूलर का, यानी कि STS। ठीक है, CPU परफॉर्मेंस को एनहेंस करने का काम ही CPU शेड्यूलर का है, यानी कि STS का है। यही इसका प्राइमरी एम है। किसी ना किसी तरह से वो CPU का परफॉर्मेंस बढ़ाएगा अपने हिसाब से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग इट ऑन द रनिंग स्टेट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर STS का मेन काम क्या है? रेडी स्टेट में से कोई एक प्रोसेस को वो सिलेक्ट करेगा और वो डिस्पैच कर देगा रनिंग स्टेट में, यानी कि रनिंग स्टेट के अंदर ले जाएगा। तो अगेन LTS का काम क्या था? न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट के अंदर ले जाना, उसके आगे रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट में ले जाना, वो काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर? यहाँ पर देखिए, आपको नोट दी गई है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ओनली सिलेक्ट्स द प्रोसेस टू शेड्यूल, इट डजंट लोड द प्रोसेस ऑन रनिंग। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? सिर्फ प्रोसेस को सिलेक्ट करना, शेड्यूल करना, ना कि रन करना और लोड करना। वो सिर्फ शेड्यूल कर सकता है कि कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट के अंदर जा सकती है। सिर्फ सिलेक्शन का काम ही करता है, शेड्यूल का काम ही करता है। ठीक है, वो कोई प्रोसेस को लोड नहीं करता, एक्चुअल रनिंग नहीं करता, सिर्फ वहां तक ले जाने का काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो फिर आप सवाल करोगे कि सर, अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट तक ही ले जाने का है, तो फिर एग्जैक्टली रनिंग स्टेट में हमारी प्रोसेस कौन रन करेगा? तो वहां पर एक नया टर्म आता है डिस्पैचर। ध्यान दीजिएगा, डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोसेस। समझ रहे हो? डिस्पैचर क्या करेगा? आपकी प्रोसेस को लोड करेगा, जो कि सिलेक्टेड होकर आई है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पूरा आपको सेंटेंस दिया गया है, डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑन द CPU। ठीक है, मतलब कि रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट में अंदर। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय डिस्पैचर ओनली। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग पढ़ा था, एक मोड में से दूसरे मोड के अंदर जाना, राइट? याद कीजिए, यूजर मोड और कर्नल मोड। क्लियर? तो वहां पर ये सब काम कौन करता है? डिस्पैचर करता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम भी डिस्पैचर ही करता है। डिस्पैचर ही एकलौता ऐसा चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रोसेस को लोड करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो सिर्फ क्या करेगा? रेडी स्टेट में से कोई एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और शेड्यूल स्टेट तक पहुंचाएगा, बट एक्चुअली लोड करने का काम वो करेगा डिस्पैचर। क्लियर? तो डिस्पैचर टोटल 3 तरह के काम करता है। पहला तो ऑब्वियसली कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम करेगा, उसके बाद स्विचिंग टू यूजर मोड। ठीक है, उसके बाद जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द न्यूली लोडेड प्रोग्राम।
ठीक है, कई तरह के आप प्रोग्राम लोड करते हो, ठीक है, इंटरनल सीपीयू के थ्रू। उसके बाद स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचना, ये भी डिस्पैचर खुद अपने आप से डिसाइड करता है। क्लियर? तो ये बहुत ही आईएमपी चीज हुई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसको अगेन दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है? सीपीयू शेड्यूलर। ठीक है, वो एज कम्पेयर टू एलटीएस वेरी फ्रिक्वेंटली रन होता है। इसका मेन काम क्या है? यहाँ पर वो सिलेक्ट करता है किसी एक प्रोसेस को रेडी स्टेट में से रन स्टेट के अंदर या फिर रनिंग स्टेट के अंदर शेड्यूल करने के लिए, ले जाने के लिए। बट नोट कीजिएगा, वो सिर्फ शेड्यूल करता है, सिलेक्ट करता है, एक्चुअली में मेमोरी के अंदर लोड नहीं करता, रन नहीं करता। वो काम तो किसका है? डिस्पैचर का है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से लेकर जंपिंग टू द न्यू लोकेशन, वो सभी काम डिस्पैचर ही करता है। क्लियर? तो वन टाइप ऑफ, ये आप फिलहाल इस लेक्चर के अंदर क्या समझ रहे हो? वो जो प्रोसेस की लाइफ साइकिल थी ना, ठीक है, उसका इनसाइट समझ रहे हो आप। क्लियर? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप समझ सकते हो कि प्रोसेस लाइफ साइकिल देखी थी, उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखा था, उसकी फिगर देखी थी और थोड़ा बहुत उसके अंदर ओवरव्यू समझे थे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़े डिटेल के अंदर डीपली गए। ठीक है, उस फिगर को बिहाइंड द सीन आपने जूम कर लिया और थोड़ा सा इंटरनल उसका इनसाइट्स आप देख रहे हो इस लेक्चर के अंदर। तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से आपका शेड्यूलर काम करता है वो। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, तो वो है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब यहां पर इसका काम क्या है? देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस। बड़ा ही सिंपल काम है। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर अगेन मैं रिपीट करूंगा, प्रोसेस लाइफ साइकिल देखी थी, वहां पर हमने 7 स्टेट्स की भी एक फिगर देखी थी, याद कीजिए। ठीक है, वहां पर हमने 2 एक्स्ट्रा स्टेट देखे थे, सस्पेंडेड ब्लॉक्ड और सस्पेंडेड वेटिंग। ठीक है, तो वो भी हमने देखा था। तो वहां पर सस्पेंडेड स्टेट के अंदर ले जाने का काम कौन करेगी? मीडियम टर्म शेड्यूलर, राइट। तो यहाँ पर इसलिए सेंटेंस दिया गया कि इट इज टोटल रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग या फिर रिज्यूमिंग द प्रोसेस। ठीक है, सस्पेंड स्टेट तक ले जाना या फिर वहां से बाहर निकालना, दोनों काम कौन करेगा? एमटीएस ही करेगा। देखिए, दिस शेड्यूलर रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम एक्टिव कंटेंशन फॉर द सीपीयू एंड थस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये प्रोसेस को क्या करता है? मेमोरी पर से रिमूव करता है। तो इसलिए वो क्या करता है? डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। एट सम लेटर टाइम द प्रोसेस कैन बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द मेमोरी and its execution can be continued where it let off. This scheme is called swapping. ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस जब भी अपने रनिंग स्टेट के अंदर होती है, हमने अभी भी शेड्यूलिंग क्यू के डायग्राम की मदद से समझा था, जब भी प्रोसेस अपने रनिंग स्टेट के अंदर होते ही, तो वहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होती है। या तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाती है, या फिर वो आईओ क्यू, ठीक है, या फिर वो ब्लॉक्ड क्यू उसके अंदर चली जाती है, या फिर वो डायरेक्टली इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, वो सब हमने देखा था फिगर के अंदर, किसी रीजन की वजह से। तो वो बैक अगेन, वो टाइप के इंटरप्शन के थ्रू वो बैक अगेन रेडी स्टेट के अंदर चली जाती है और फिर से वो जब भी रेडी हो जाती है कंप्लीटली, वो फिर से रन होती है रनिंग स्टेट के अंदर। लेकिन वो दोबारा जब रनिंग स्टेट के अंदर आती है, एक बार तो वहां पर रन होकर रेडी स्टेट के अंदर वापस जा चुकी थी, लेकिन उसका टर्न जब अगेन आएगा दूसरी बार, तो वो वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से वो लेफ्ट हुई थी। ये पॉइंट कहना चाहता है। बैक अगेन जब भी वो रनिंग स्टेट के अंदर आती है, तो वो वहीं से कंटिन्यू करेगी अपना एग्जीक्यूशन जहां से उसने फर्स्ट टाइम छोड़ा था, लेफ्ट किया था। तो इस स्कीम को बोला जाता है स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेस, सीपीयू इन एंड सीपीयू आउट। ठीक है, द प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट फर्स्ट एंड इज लेटर स्वैप्ड इन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो यही एग्जैक्ट काम है एमटीएस का। ठीक है, सीपीयू इन और आउट करना प्रोसेस को, यानी कि स्वैपिंग करना, कब बाहर निकालना है और कब फिर से अंदर डालना है। ठीक है, ये काम है मेनली सीपीयू का, या फिर बोल सकते हो मीडियम टर्म शेड्यूलर, एमटीएस का। क्लियर? तो इस तरह से हमने तीनों टाइप्स के शेड्यूलर को डिटेल में देखा। पहला ध्यान दीजिएगा, हमने कौन सा देखा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका सोलरली काम क्या था? न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट के अंदर एक नई प्रोसेस को पहुंचाना। दूसरा हमने देखा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसका काम क्या था? ओनली शेड्यूल करना, रेडी स्टेट में से रनिंग स्टेट तक पहुंचाना किसी एक प्रोसेस को, ना कि उसको लोड करना, ना कि उसको रन करना। ठीक है, लोड करने का काम, रन करने का काम था डिस्पैचर का। क्लियर? देन आफ्टर अब हमने देखा मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसका काम क्या है? किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना या फिर रिज्यूम करना। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो स्वैपिंग करना। ठीक है, स्वैप आउट करना यानी कि सस्पेंड, और स्वैप इन करना यानी कि रिज्यूम करना। क्लियर? तो ये काम था एमटीएस का, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। क्लियर? अब आई होप आपको ये तीनों शेड्यूलर डिटेल के अंदर
आ चुके होंगे। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वैपिंग प्रोसेस। जो मैं कब का बोल रहा हूँ स्वैप इन स्वैप आउट, वो बिहाइंड द सीन आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हो वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MTS किस तरह से स्वैप इन करता है किसी प्रोसेस को और स्वैप आउट करता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, स्वैपिंग में बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोसेस मिक्स और बिकॉज अ चेंज इन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरिंग मेमोरी टू बी फ्रीड अप। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज डिस्क्रिप्टेड इन दिस डायग्राम। कि स्वैपिंग करना यहाँ पर कई दफ़ा नेसेसरी भी हो सकता है। क्यों? प्रोसेसिंग का मिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और अपने कुछ रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए, मेमोरी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ्री करने के लिए। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसी प्रोसेस ऐसे भी होती है जो कि CPU के अंदर इनफाइनाइट टाइम रन होने लगती है, तो फिर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए CPU अपने आप उस प्रोसेस को क्या कर लेता है, क्यू के अंदर डाल सकता है और अगेन रेडी स्टेट के अंदर आप आ सकते हो, रेडी क्यू के अंदर आ सकते हो। जब तक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उसको नहीं मिल जाते, उसके लिए फ्री नहीं हो जाता, तब तक वो रेडी क्यू के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, और जब भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उसको मिल जाते हैं, वो फिर CPU के अंदर रन होने के लिए रेडी होती है। क्लियर? और जब भी वो सक्सेसफुली रन हो जाती है तो वो बाहर निकल जाती है टर्मिनेट स्टेट के अंदर। क्लियर? देखिए, अब यहाँ पर CPU में से किसी प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाता है, पार्शियल एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस। कुछ रिसोर्सेज की वजह से वो अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, कोई IO इवेंट होगी तो वो IO क्यू के अंदर जाएगी। अगर रिसोर्सेज उसको चाहिए, कोई मेमोरी रिसोर्सेज चाहिए जो कि थोड़ी देर के लिए उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो टर्मिनेट नहीं होगी, बट उसको क्या किया जाएगा, स्वैप आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्शियली एग्जीक्यूटेड, थोड़ा सा तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर ही आई है ये प्रोसेस। ठीक है, और इसको अगेन स्वैप आउट किया जाएगा बाकी प्रोसेस के कंपैरिजन में, और इसको अगेन स्वैपिंग किया जाएगा कहाँ पे, रेडी क्यू के अंदर। और जब तक वो स्पेसिफिक मेमोरी रिसोर्सेज फ्री नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस यहीं पर रहेगी, और जब वो फ्री हो जाएंगे तब वो प्रोसेस अगेन यहाँ पर CPU के अंदर आ जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए। और ध्यान दीजिएगा, जब वो दूसरी बार स्टेट के अंदर आती है, ठीक है, रनिंग स्टेट के अंदर आती है वो, तब वो वहीं से स्टार्ट होगी जबकि वो पहली बार निकली थी। जहाँ से वो पहली बार निकली थी वहीं से वो स्टार्ट होगी, उसी पॉइंट से, ना कि एकदम जीरो से। तो इसलिए वो यहाँ पर रिज्यूम होती है, ना कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्वैप आउट करना, स्वैप इन करना और वहीं से रिज्यूम कराने का काम, यह है मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम, यानी कि MTS का काम। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये नीचे वाला थोड़ा डायग्राम मैंने कट कर लिया। ठीक है, और ऊपर ये सिर्फ नए डायग्राम को मैंने जोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलिंग टू द क्यू इन डायग्राम। जो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, क्यू इन डायग्राम बड़ा वाला, इसी ब्लू फिगर का वाला। ठीक है, वो तो यहाँ पर नीचे पूरा है ही, उसके ऊपर की ओर मैंने यहाँ पर ये पार्ट जोड़ दिया। क्लियर? जो कि स्वैपिंग की प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, हाउ टू ऐड मीडियम टर्म शेड्यूलिंग पार्ट टू आवर क्यूइंग डायग्राम। क्लियर? तो बाय होप आपको तीनों शेड्यूलर को डिटेल के अंदर समझ में आ गया होगा, और किस तरह से कौन से स्टेट में से किस स्टेट तक पहुंचाने का काम एग्जैक्टली कौन करता है वो। कई बार शेड्यूलर भी करते हैं, कई बार शेड्यूलर के अंदर मौजूद कोई नए टास्क भी करते हैं, राइट, कोई नए प्रोसेस या फिर डिस्पैचर, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है क्यूइंग और शेड्यूलिंग का दोनों का मिक्स्ड डायग्राम। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बैच जॉब्स, आपकी नंबर ऑफ जॉब्स जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसका क्या बनता है, एक बैच बनता है, नंबर ऑफ जॉब्स का एक पूरा का पूरा बैच बनता है। ठीक है, तो हमने अभी अभी सीखा लॉन्ग टर्म शेड्यूल का काम क्या है, जॉब्स को रेडी क्यू के अंदर लाना। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए इंडिकेट किया गया है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो क्या करेगा, आपकी पूरी बैच जॉब्स को लोड करेगा रेडी क्यू के अंदर। देखिए, यहाँ पर इंटरेक्टिव यूजर्स भी हो सकते हैं। क्लियर? अब रेडी क्यू के अंदर आ चुका है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस या फिर नंबर ऑफ जॉब्स रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है। तो हमने अभी अभी सीखा था ना कि रेडी क्यू में से कोई एक प्रोसेस सिलेक्ट की जाएगी यूजिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, और वो सीपीयू के अंदर या फिर प्रोसेसर के अंदर रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगी। क्लियर? फिर से रेडी क्यू के अंदर कई सारी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती है, उसमें से कोई एक प्रोसेस सिलेक्ट की जाएगी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा, और वो प्रोसेसर के अंदर या फिर सीपीयू के अंदर रनिंग स्टेट के अंदर पुटअप की जाएगी। क्लियर? अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई, किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं मिला,
तो वो फाइनली रिलीज हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज, टाइम आउट हो जाएगा तो वो अगेन रेडी क्यू के अंदर आ जाएगी, ये दूसरी पॉसिबिलिटीज होगी, क्लियर। या फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू वो सस्पेंडेड स्टेट के अंदर आ जाएगी और अगेन जब वो रेडी होगी तो वो रेडी क्यू के अंदर बैक अगेन दी जाएगी, क्लियर। यहाँ पर एक बात देखिए आप, प्रोसेस के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर जो भी आपकी प्रोसेस फिलहाल रन हो रही थी, अगर उसके अंदर आईओ इवेंट अकर हुई तो यहाँ पर देखिए नीचे वो ब्लॉक्ड क्यू के अंदर आ जाएगी या फिर आईओ क्यू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो वहां से वो मे बी ब्लॉक्ड सस्पेंडेड क्यू के अंदर भी आ सकती है यूजिंग दिस मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पर भी आ सकती है और उसमें से अगेन एमटीएस के थ्रू ही वो फिर से रेडी स्टेट के अंदर जा सकती है, समझ रहे हो। तो पूरी लाइफ साइकिल आपको दिखाई गई एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन, क्यूइंग और शेड्यूलिंग एक साथ किस तरह से काम करते हैं। वो ब्लॉक्ड क्यू में से वो डायरेक्टली कोई इवेंट अगर उसको मिल जाती है तो सक्सेसफुली मेन हमारा रेडी क्यू के अंदर जा सकती है, लेकिन अगर कोई इवेंट अकर नहीं होती तो वो फर्दर ब्लॉक्ड क्यू में से ब्लॉक्ड सस्पेंडेड क्यू के अंदर जा सकती है। तो ये सभी स्टेट को आप याद कीजिए, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था, फुल्ली लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, ठीक है। वहाँ पर हमने टोटल 7 टाइप के स्टेट्स देखे थे, तो ये यही की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था ना 2 नए स्टेट्स, सस्पेंडेड रेडी स्टेट और सस्पेंडेड ब्लॉक्ड स्टेट, तो ये दोनों वही स्टेट की बात कर रहे हैं। तो उस तक पहुँचना आने का काम कौन करेगा, एमटीएस करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग करेगा, क्लियर। तो इस पूरे डायग्राम को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, क्यूइंग एंड शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर हमारे दोनों लेक्चर्स एक साथ लिंकअप हुए थे, प्रीवियस लेक्चर भी और ये आज का लेक्चर भी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था फुल्ली प्रोसेस लाइफ साइकिल को, वहाँ पर अगेन मैं रिपीट करूँगा, हमने एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखा था, जो भी हमने 7 टाइप के स्टेट देखे थे ना, वहाँ पर हमने आज के लेक्चर में थोड़ा सा जूम इन किया, उस फिगर को जूम इन किया और बिहाइंड द सीन क्या होता है वो हमने ऐसे डिटेल के अंदर देखा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को, क्लियर। तो ये टोटली अगेन मैं रिपीट करूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है आपका वो फुल्ली थियोरेटिकली है, लेकिन बिहाइंड द सीन किस तरह से आपका सीपीयू काम करता है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस किस तरह से रन होती है, वो हमने आज के सेशन के अंदर डिटेल में देखा। कौन सा शेड्यूलर कब कहाँ पर किस तरह से एग्जीक्यूट करता है आपकी प्रोसेस को, ठीक है, किस तरह से हैंडल करता है, मेंटेन करता है, वो सब हमने आज के सेशन के अंदर देखा, क्लियर। चलिए, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंसेस ऑफ शेड्यूलर्स, तो देखिए जो भी हमने आज तीनों टाइप्स के शेड्यूलर देखे उनका एक ही साथ मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो इसको आप जॉब शेड्यूलर भी बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को आप सीपीयू शेड्यूलर भी बोल सकते हो, जबकि यहाँ पर एक ही नाम था मीडियम टर्म शेड्यूलर, इट इज़ अ प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर, ठीक है। अगर आप नाम देना भी चाहते हो तो आप दे सकते हो प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर, क्योंकि इसका मेन काम ही वही था, क्लियर। अब अगर हम स्पीड को कंपेयर करने आए तो स्पीड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की लेस होती है देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की स्पीड सबसे फास्ट होती है दोनों शेड्यूलर के कंपैरिजन में, ठीक है। जबकि मीडियम टर्म शेड्यूलर की स्पीड बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यानी कि बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर प्रोवाइड्स लेसर कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और एमटीएस रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू में से आपकी प्रोसेस को रिलीज करता है, फ्री करता है, तो ऑब्वियसली सीपीयू जो बिजी होना चाहिए था वो बिजी नहीं रहा, ठीक है। तो एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं एलटीएस और एमटीएस। चलिए, एलटीएस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट और मिनिमल इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसकी प्रेजेंस ऑलरेडी मिनिमल होती है, ठीक है। सेम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के साथ भी इसकी प्रेजेंस भी ऑलमोस्ट मिनिमल रहती है टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर। बट एमटीएच वो तो ऑलमोस्ट अ पार्ट है वन टाइप ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम का, तो वहाँ पर तो एक क्रूशियल पार्ट हो गया टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर एमटीएच तो होना ही है, ठीक है, जबकि ये बाकी के दोनों शेड्यूलर मिनिमल है, क्लियर। चलिए, एलटीएस क्या करता है, सिलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को पूल में से निकालता है, ठीक है, उसको लोड करता है मेमोरी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन हो सके इसलिए, क्लियर। जबकि एसटीएस का काम, इट सिलेक्ट्स दोस प्रोसेसेस व्हिच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। ये सिर्फ उसी प्रोसेस को निकालता है, उसी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो कि कंप्लीटली रेडी होने के लिए या फिर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होती है, और उसको रनिंग स्टेट तक पहुंचा दिया जाता है, क्लियर।
जबकि MTS इट कैन री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूस। तो हमने अभी भी देखा स्वैपिंग की प्रोसेस, ठीक है, तो स्वैप इन या फिर स्वैप आउट करने की प्रोसेस कौन करेगा? MTS ही करेगा। क्लियर? तो तीनों का हमने डिफरेंट देख लिया, ठीक है, एक साथ। तो इसको भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कंटेक्स्ट स्विच प्रोसेस की। हमने ऑलरेडी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी देख लिया था प्रीवियस सेशंस के अंदर, व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विच। तब हमने वहाँ पर देखा था एक मोड में से दूसरे मोड के अंदर जाना, यानी कि यूजर मोड में से कंट्रोल मोड के अंदर जाना और वाइस वर्सा, उसको हम बोलते थे कंटेक्स्ट स्विच। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस की बात किया जाए, ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से कंटेक्स्ट स्विच मतलब क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, स्विचिंग द CPU टू अनदर प्रोसेस requires saving the state and the old process and loading the saved state for the new process. This task is known as the context switch. हमने अभी भी देखा कि MTS यानी कि हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर किसी प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर सकता है और अगेन उसको रिज्यूम कर सकता है, बट अगर वो रिज्यूम हुई तो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से उसने लेफ्ट आउट किया था। तो वो सभी स्टेट को मेंटेन करना होता है, ठीक है। CPU को किस तरह से पता चलेगा कि ये वही प्रोसेस है जो ऑलरेडी एक बार आ चुकी है, तो उसका स्टेट कहीं तो मेंटेन होगा, ठीक है, किसी ना किसी तरह से तो मेंटेन होगा। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है कंटेक्स्ट स्विच। द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोसेस, ठीक है, PCB के अंदर ही इस कंटेक्स्ट की प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वहां से आप पता लगा सकते हो व्हेन अ कंटेक्स्ट स्विच अकर्स द कर्नल सेव्स द कंटेक्स्ट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, व्हेन अ कंटेक्स्ट स्विच अकर, ठीक है, कोई भी कंटेक्स्ट स्विच अकर हो रही है, बन रही है, तो फिर कर्नल क्या करेगा, उस कंटेक्स्ट को सेव करेगा, ठीक है, और ओल्ड प्रोसेस को PCB के अंदर रखेगा और क्या करेगा, नए सेव्ड किए गए कंटेक्स्ट को लोड करेगा फ्रॉम न्यू प्रोसेस शेड्यूल टू रन। तो यहाँ पर आप इस फिगर को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर सपोज हमारे पास है प्रोसेस P1, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इस P1 प्रोसेस के स्टेट को सेव करेगा हमारे CPU के अंदर। उसके बाद सपोज प्रोसेस P2 आई तो उसको क्या करेगा, रिस्टोर कर देगा। यहाँ पर देखिए एरोस का खास इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एरोस कहाँ से कहाँ आ रहा है वो दिखेगा। ऑलरेडी सपोज P2 रन हो चुकी थी, लेकिन अगर वो दोबारा रैम के अंदर आई तो पहले वो चेक करेगा क्या वो ऑलरेडी पहले तो चल के नहीं आई, ठीक है, उसका स्टेट ऑलरेडी है तो नहीं मेमोरी के अंदर। अगर है तो उसको रिस्टोर कर लीजिए ताकि वो प्रोसेस वहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर सके जहां से वो लेफ्ट आउट हुई थी। क्लियर? अगर वो फर्स्ट टाइम आ रही है प्रोसेस P2 तो उसका सेव कीजिए स्टेट, ठीक है। अगर प्रोसेस P1 दोबारा आई तो देखिए हमने उसका P1 का स्टेट सेव किया था, तो वहीं से क्या कीजिए, उसका स्टेट रिस्टोर कर लीजिए। क्लियर? तो बैक अगेन ये पूरी साइकिल रिपीटेशन मोड के अंदर चली जाती है। क्लियर? तो इसी प्रोसेस की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, कंटेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस का स्टेट पहले सेव किया जाएगा, जब अगर वो दूसरा स्टेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, मतलब कि वो प्रोसेस दूसरी बार मेमोरी के अंदर लोड होगी, तब वो सेव किए गए स्टेट को रिकॉल करेगी और रिस्टोर करेगी ताकि वो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो सके। क्लियर? तो इसी को हम बोलेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर? तो अगेन यहाँ पर आप इस पूरे डायग्राम को नोट डाउन कर सकते हो, किस तरह से प्रोसेस अपना स्टेट सेव करेगी और किस तरह से एरोस की मदद से, इंडिकेशन की मदद से आप देख सकते हो वो रिस्टोर होगी। ठीक है, और यहाँ पर CPU का भी लाइफ लाइन इंडिकेशन दिया गया है, ठीक है, कि जिस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस आती जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर करते हैं फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। लेकिन तब तक जितना भी हमने आज के सेशन के अंदर देखा और साथ ही साथ प्रीवियस सेशन के अंदर जो हमने प्रोसेस की लाइफ साइकिल वाली फिगर देखी थी, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ मैच कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सेशन के अंदर जो हमने लाइफ साइकिल देखी थी उसी को हमने आज जूम इन किया और बिहाइंड द सीन किस तरह से अलग अलग टाइप के शेड्यूलर्स काम करते हैं वो हमने देखा। ठीक है, तो दोनों को आप मैच आउट कीजिए और समझने की ट्राई कीजिए कहाँ से कहाँ सभी प्रोसेस एक स्टेट में से दूसरे स्टेट के अंदर कैरी फॉरवर्ड होती है वो। क्लियर?